गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर की। और इस चैप्टर में मैं डायरेक्टली आपको इसके न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं कि किन कॉन्सेप्ट्स को हमें ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ तो इस चैप्टर की आपको एटलीस्ट थ्योरी आती है, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। और न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होते तो इस चीज़ को कंसीडर करके चल रहा हूँ। और मेन मैं किन चीज़ों को ध्यान में रख रहा हूँ, इसके अंदर मैं ध्यान में रख रहा हूँ MHCET और वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे KVS, NVS, CMRS, AWS, NEET और JEE के भी इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे। JEE के कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, थोड़े बहुत वो रह जाएंगे, वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इसके अंदर ये सबके लिए है। तो क्या करने वाले इसके अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जैसा मर्जी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, किसी मर्जी बुक से, किसी मर्जी कोई प्रीवियस ईयर, चाहे JEE, NEET, टीचिंग एग्जाम, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सको। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आते हैं तो हमें सब कुछ आता है। चलो, तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके स्केलर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, कौन सी होती है? इसकी यूनिट इससे निकलती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पास्कल। और भी बहुत सारी इसकी यूनिट होती है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये किसके इक्वल होती है? 1.01310⁵ पास्कल। बार में भी इसकी यूनिट होती है, 1 बार प्रेशर किसके इक्वल होता है? 10⁵ पास्कल। और एक होती है 1 टोर, 1 टोर किसके इक्वल होती है? अप्रोक्स 133 पास्कल। दैट इज प्रेशर ऑफ 1 mm कॉलम ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये आपने शायद बैरोमीटर के अंदर पढ़ा होगा, कि नहीं पढ़ा तो आगे आएगा, कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 76 सेंटीमीटर, जो मर्क्यूरी का कॉलम होता है, मतलब 76 मिलीमीटर हाइट का, 76 सेंटीमीटर हाइट का मैं क्या करूँ, अगर मर्क्यूरी का कॉलम ले लूँ तो वो जो प्रेशर लगाता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये होता है 1 mm ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी में के लेवल में भी प्रेशर को करते हैं, वो आगे बैरोमीटर पढ़ेंगे तब आएगा। क्वेश्चंस भी करने हैं उसके, कि बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी ना होती, अल्कोहल होता, वाटर होता, ये होता, वो सब हम करने वाले हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो थ्योरी के अंदर आप पढ़ के आते हो। अभी चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। नंबर 1 क्वेश्चन, सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे आएगा? फोर्स की वैल्यू दे देगा, एरिया की वैल्यू दे देगा, पुट करोगे आपके पास प्रेशर की वैल्यू निकल जाएगी। और एरिया ज़्यादातर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में देगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना होगा तो 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर वैल्यू रखोगे, प्रेशर आ जाएगा। सिंपल वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवाने वाला हूँ, मतलब वो क्वेश्चंस जिसमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, उन क्वेश्चंस को मैं आपको जल्दी में बताऊंगा। और जिस पे हमें फोकस करना है, जहाँ मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये मुश्किल लगता है, ये गलत हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट पिक नहीं हो पाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक मेरे पास कोई क्यूब है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम इस तरफ। ठीक है, सपोज 30 डिग्री एंगल पे हम फोर्स लगा रहे हैं, 30 डिग्री एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये F की वैल्यू होगी। फोर्स F लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल लगा के। हमें पूछ लिया कि इसकी अपर सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, तो कितना प्रेशर लग रहा है? देखो, फोर्स अपॉन दिस ए, और ये एरिया ए दिया हुआ है, फोर्स अपॉन एरिया यहाँ डायरेक्ट कर दिया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले मुझे इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालूंगा? ये F, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? F cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? F sin थीटा, दैट इज F sin 30 डिग्री। हमें पता है ना कि वेक्टर का
जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट कोस थीटा वाला जाता है, और जिस एक्सिस के साथ हम एंगल नहीं ले रहे होते हैं उस तरफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज एफ साइन थीटा अपॉन एरिया, किसका एरिया, जिस पर हम प्रेशर निकाल रहे हैं। उसके बाद जो एफ की वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में है तो वो वैसे ही रहेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में बदल के पुट कर देंगे। तो ऐसे करके हम प्रेशर के क्वेश्चंस करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो ये तो सिंपल टॉपिक था। इसके बाद हम थ्योरी में भी प्रेशर को और ज़्यादा पढ़ते हैं फ्लूइड के अंदर कि डेप्थ में जाने से प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। गोज प्रेशर क्या होता है, नेट प्रेशर कितना होता है, सेम लेवल पे क्या प्रेशर होता है, 2-3 लिक्विड्स मिक्स कर, एक लिक्विड लिया तो क्या सीन रहेगा, 2 लिक्विड इकट्ठे ले लिए तो क्या सीन रहेगा, 3 लिक्विड्स इकट्ठे ले लिए तो क्या सीन रहेगा। वो सभी टाइप के कॉन्सेप्ट सभी हम करने वाले हैं और उनके एक एक क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके। चलो अब बढ़ते हैं और ज़्यादा डेप्थ में। तो अभी मुझे बोर्ड को साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस। चलो भाई, थ्योरी में फटाफट बताऊंगा। अगर आपको टाइम हो गया इस चैप्टर को पढ़े हुए तो पहले एक बार थ्योरी की रीडिंग ज़रूर आप कर लीजिएगा ताकि जब न्यूमेरिकल्स देखने आओ आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब आपको देखते लगे हाँ ये फॉर्मूला तो मुझे आता है, ये इसके पीछे की थ्योरी मुझे आती है। नेक्स्ट, अब हम सब ने पढ़ा हुआ है प्रेशर डेप्थ में जाने से कैसे कैसे बढ़ता है। सपोज ये मेरे पास है कोई वेसल, ये इसका अपर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर है वो कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते रहते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, कितने अमाउंट से, रो जी एच से। मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक और ये वाला पॉइंट एच डेप्थ नीचे है तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच वो डेप्थ, ठीक है, और पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं कि डेप्थ में जाने से प्रेशर क्या होता है, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। ये तो हो गया नेट प्रेशर का फॉर्मूला, नेट प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये जो वाली टर्म है इसको बोलते हैं गोज प्रेशर, मतलब नेट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो डिफरेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, गोज प्रेशर। गोज प्रेशर का मतलब है, मतलब सिर्फ लिक्विड के कारण कितना प्रेशर है वो होता है गोज प्रेशर। इस पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड के कारण कितना प्रेशर है, रो जी एच। लेकिन नेट प्रेशर कितना है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो रो जी एच प्लस पी एटमॉस्फेरिक नेट प्रेशर है एंड ओनली रो जी एच गोज प्रेशर है, ठीक है। और इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, वो सेम डेप्थ पे है, तो यहाँ पर जितना प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच यहाँ है, तो यहाँ भी नेट प्रेशर कितना होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। तो मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, प्रोवाइडेड दैट कि फ्लूइड रेस्ट पर है। ये वाली जो बात है सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर, सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए है। मतलब जब फ्लूइड रुका होगा तभी ये बात हम लगा सकते हैं। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो भूल के भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ मत कर लेना कि यहाँ और यहाँ पे प्रेशर सेम होगा, समझ रहे हो। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। एक डायलॉग याद रखना, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर। अभी इस डायलॉग का क्या मतलब है क्वेश्चंस में आएंगे तब पता लगेगा। तो अब धीरे धीरे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम पिक करना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। जितने 4, 5, 6 टाइप के क्वेश्चंस जितने बनते हैं वो सब मैं एक एक क्वेश्चन करने वाला हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी, आराम से सॉल्व होंगे, देखते रहना। चलो पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, फिर देखते हैं आगे। देखो फर्स्ट
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सपोज बहुत मतलब पानी है, डेप्थ तक है, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक है, ओशन में हम, ठीक है, ओशन में उसके, ये ओशन का अपर लेवल है और 10 या 20 मीटर डेप्थ पे क्या है, एक स्विमर चला गया है, ठीक है, यहाँ पे स्विमर है, यहाँ पे स्विमर है, कहाँ पे 20 मीटर डेप्थ पे, कहाँ पे 20 मीटर डेप्थ पे। तो हमें फाइंड करना है क्या, नंबर 1 नेट प्रेशर एट स्विमर, नंबर 2 गोज प्रेशर एट स्विमर, नंबर 3 क्या है, पहला क्या फाइंड करना है, नेट प्रेशर, नंबर 2 गोज प्रेशर एंड नंबर 3 में ये बोला हुआ कि ये जो स्विमर है इसके हाथ में एक छोटा सा क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इस क्यूब के ईच फेस पे फोर्स निकालना हमें, फोर्स ऑन ईच फेस ऑफ क्यूब, फोर्स ऑन ईच फेस ऑफ क्यूब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, फोर्स ऑन ईच फेस ऑफ क्यूब। तो हमें ये निकालना है। तो ये 3 चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 1 नेट प्रेशर, यहाँ स्विमर है तो स्विमर पे नेट प्रेशर कितना होगा, नेट प्रेशर होगा प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप सबको पता है 1.013 10⁵ यहाँ रखोगे। वाटर की बात इसने की हुई है तो वाटर का आपको हमेशा याद रखना है, कितनी होती है डेंसिटी 10⁻³ दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू अगर उसने बोल रखा है टेक जी इक्वल्स टू 10 तब 10 लेना है, और अगर कुछ नहीं बोला है तो 9.8 लेना होता है, वो वैल्यू रख दोगे। फिर एच की वैल्यू कितनी है 20, वो वैल्यू यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे, आपके पास पी नेट का एक्सप्रेशन फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करना आपका काम है, वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना आपका काम है। सेकंड पे आओ, गोज प्रेशर कौन सा होता है, सिर्फ लिक्विड के कारण प्रेशर, यानी कि सिर्फ रो जी एच, तो वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट रख दोगे। नंबर 3 फोर्स ऑन ईच फेस ऑफ क्यूब, ये कैसे निकालोगे, देखो 20 मीटर डेप्थ पे है, उसके हाथ में क्यूब है छोटा सा, जिसकी साइड लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा सा क्यूब है, उसके हर फेस पे में क्या निकालना है फोर्स। अब उस क्यूब पे जो फोर्स लग रहा होगा किसके कारण लग रहा होगा, अरे आसपास जो पानी है उसके प्रेशर के कारण ही तो लगेगा, वो प्रेशर ही तो दबाएगा उस क्यूब को, वही फोर्स लगाएगा। तो प्रेशर के कारण फोर्स कितना लगता होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, इससे फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। हमें निकालना है फेस के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो एक फेस का एरिया कितना होता है, क्यूब का एक फेस क्या होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड को पहले तुम सेंटीमीटर से मीटर में बदलना, फिर उससे एरिया निकल जाएगा, वो एरिया यहाँ पे लिख दोगे आप, स्क्वायर ऑफ साइड एरिया निकल गया। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि यहाँ पे हम प्रेशर कौन सा लें, गोज प्रेशर कि नेट प्रेशर। अरे देखो मेरे भाई, वहाँ पे जितना भी टोटल प्रेशर होगा वो सारा प्रेशर उस क्यूब को प्रेस करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पानी वाला करेगा। तो फोर्स निकालने के लिए हमें नेट प्रेशर इनटू एरिया ऑफ 1 फेस ऑफ क्यूब रख के सॉल्व करना होगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि हर फेस पे कितना फोर्स लग रहा है, हर फेस पे कितना फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर। तो यहाँ प्रेशर नेट प्रेशर लेना होगा, वहाँ का नेट प्रेशर इनटू एरिया, जहाँ एरिया कौन सा जिस पे हमने फोर्स निकालना है। तो रखोगे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया पूरा। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। अब सॉल्विंग वाले पार्ट पे टाइम ख़राब नहीं करेंगे, इतना तो आप सबको कैलकुलेशन करनी तो आती होगी, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, इस चीज़ का ध्यान में रखना है, और जो बात आई वो मैंने आपको बता दी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो भाई देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था
उसके अंदर स्विमर काफ़ी नीचे था, क्यूब बहुत ही छोटा था, 2 सेंटीमीटर साइड का था, तो 2 सेंटीमीटर को हम 20 मीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका एक कॉन्सेप्ट बनेगा, देखो मेरे पास है एक वेसल, ठीक है, उस वेसल के अंदर मेरे पास फिर से एक क्यूब है, ठीक है, और इस ये है, ठीक है, ये क्यूब का जो अपर सरफेस है ये 3 मीटर डेप्थ पे है, और क्यूब का जो ये नीचे वाला है ये 5 मीटर डेप्थ पे है। नीचे वाला फेस कितनी डेप्थ पे है? 5 मीटर डेप्थ पे है। वाटर ही है इसके अंदर, तो डेंसिटी आपको पता है 1000 लेनी है, और एरिया साइड दे रखी है कितनी, साइड दे रखी है इसकी चलो 1 मीटर ही ले लेते हैं, स्क्वायर निकालना आसान रहेगा। क्यूब 1 क्यों लेंगे, साइड ना दे होगी तो भी चलेगा। देखो ये 3 ये 5, तो साइड कितनी होनी पड़ेगी? 2 होनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, तो ये कितनी हो गई साइड? 2 मीटर हो गई। समझे बात को? हमें फाइंड करना है कि इस क्यूब पर नेट फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रेविटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो आप सबको पता है यहाँ पे जितना प्रेशर होगा ये इसको डाउनवर्ड पुश करेगा, तो उस फोर्स को मैं F1 लिख दूंगा, और यहाँ पे जितना प्रेशर होगा वो उसको अपसाइड पुश करेगा, उसको मैं F2 लिख दूंगा, ठीक है। और नेट प्रेशर कैसे निकलेगा फिर? दोनों के डिफरेंस से। देखो कितना, F1 कैसे निकलेगा? F1 निकलेगा फोर्स एट प्रेशर एट अपर सरफेस इनटू एरिया। एरिया तो देखो इसका और इसका सेम ही लेने वाला है, तो A1 A2 सब्सक्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं, A ही ले लेता हूँ, एरिया ऑफ फेस, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो G, ये हाइट पहले वाली H1 इंटू A, ये हो गया फोर्स ऑन अपर फेस। ऐसे ही आप फोर्स एट सेकेंड फेस निकाल सकते हो, वहाँ क्या आएगा? P2 इंटू A, तो P2 की वैल्यू क्या आएगी? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो G H2, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो G H2 इंटू A। F2 कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली F2 ज़्यादा होगा ना, क्योंकि P एटमॉस्फेरिक रो जी H1 H2। अगर H2 ज़्यादा है तो ये टर्म बड़ी होगी, H1 स्मॉल है ना, तो ऑब्वियसली F1 स्मॉल होगा, F2 क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, F1 की वैल्यू कम होगी। तो F2 माइनस F1 से हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, मतलब इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फोर्स नीचे लग रहा है, ये फोर्स ऊपर लग रहा है, बट ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कम है, तो ओवरऑल इस पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो लिक्विड के प्रेशर की वजह से, फ्लूइड के प्रेशर की वजह से इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसी को तो हमें आर्किमिडीज ने बताया था अपथ्रस्ट फोर्स। जब हम किसी लिक्विड को किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं उसको, जिससे ऑब्जेक्ट के वेट में हमें डिक्रीमेंट फील होता है। तो डिक्रीमेंट क्यों फील होता है इस क्वेश्चन से हमें वो भी पता लग गया, और क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यूज़ रखो, F1 निकालो, F2 निकालो, माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर प्रेशर तो इधर से भी लग रहा है, प्रेशर तो इधर से भी लग रहा है, तो भाई ये पूरा का पूरा फेस, ये पूरा का पूरा फेस सेम डेप्थ पे ही तो आ रहा है, तो इधर से लगने वाला फोर्स एंड इधर से लगने वाला फोर्स इक्वल होगा, तो नेट फोर्स 0 बना देगा ये। लेकिन इधर अपर सरफेस पे लगने वाला फोर्स अलग होगा, नीचे वाले फेस पे लगने वाला फोर्स अलग होगा, तो ये दोनों कैंसिल तो नहीं कर पाएंगे, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जो बाद में हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं इसको। कितना होता है अपथ्रस्ट फोर्स? आप सबको पता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, इसी से निकलता है भाई साहब। निकाल के देख लो, F2 माइनस F1 और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दोनों इक्वल आएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अभी फ्लोटेशन, बायंसी, उसमें हम इसको फिर से उठाने वाले हैं टॉपिक को, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर, उसकी बात कर लेते हैं। सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताई थी। उसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। उसको करने के बाद फ्लोटेशन पे आएंगे कि फ्लोट कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कितना पार्ट पानी के बाहर होगा, कितना पार्ट पानी के अंदर होगा, कितना वॉल्यूम ऊपर होगा, कितना वॉल्यूम नीचे होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से हम करेंगे। चलो आगे देखिए भाई, आगे देखिए। और मैं एक बार चेक कर लूँ कि वीडियो चल रही है कि नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि वीडियो मेरे को लगा सारी बन गई और इधर देखा तो कैमरा अपने आप ही बंद हुआ पड़ा था। अरे नहीं रे, ये सब चल रहा है। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहता है सेम लिक्विड के अंदर। अगर फ्लूइड रेस्ट पर है तो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर सेम प्रेशर। इस डायलॉग ने मेरी स्पीड बहुत बढ़ाई थी इस क्वेश्चंस में, तो इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। पहले टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का लिक्विड लेंगे, रेस्ट पे है जो। देखो मेरे पास कुछ इस टाइप का वेसल है, ये जा रहा है भाई, देखो इधर, ठीक है। कुछ इस टाइप का वेसल है सपोज, ये इधर से बंद कर दिया, खुला भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसकी हाइट थोड़ी मैं ऊपर कर लेता हूँ, ये किया, ठीक है। और ये इतना तक फिल किया हुआ है, कितने तक, चलो कितना भी ले सकते हो, यहाँ तक भर लो, यहाँ भर लो, वहाँ भर लो, कहीं भी भर लो। चलो मैं यहाँ तक भर लेता हूँ, कितना भी ले सकते हो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। मतलब इतनी जगह पे पानी है, फिर इतनी जगह पे पानी है, पूरा ही भर लेते हैं, नहीं तो ये एम्प्टी बन रहा है। तरीका सेम ही रहेगा, पूरा भर लेते हैं। चलो ये पूरा ऊपर तक क्या है, भरा हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा खाली रख लेते हैं, ये यहाँ तक भर दिया, ठीक है। यहाँ तक पानी भरा हुआ, ये इतनी जगह पे क्या है, लिक्विड है, ये खाली जगह है यहाँ पे, ये ऊपर खाली है। हमें उसने बोल दिया, क्या बोल दिया कि इस जगह पे प्रेशर फाइंड करो, इस जगह पे प्रेशर फाइंड करो जो अपर सरफेस से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर एच कुछ भी डेप्थ पे है। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार इस पॉइंट पे प्रेशर मैं कैसे निकालूं। तो इसके अंदर ये देखो, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, वही प्रेशर इस पॉइंट पे होगा और वही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों पॉइंट सेम लेवल पर है, सेम ही लिक्विड के अंदर है, ठीक है। तो सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर फॉर हाइड्रोस्टैटिक्स ओनली। लिक्विड शुड बी एट रेस्ट। अगर लिक्विड फ्लो करेगा देन वी कांट से सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर, ठीक है। तो हम यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो प्रेशर सीधा निकाल सकते हैं ना। क्या होगा, ये अपना एटमॉस्फेयर में ऊपर है तो यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच यहाँ प्रेशर है, वही प्रेशर यहाँ भी होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा, वही प्रेशर यहाँ होगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस जगह प्रेशर इसके थ्रू निकाल लिया, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर। तो ये हो गया पहले टाइप का क्वेश्चन इस पे, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक ही लिक्विड ले रखा है। अब सेकंड वैरायटी पे चलते हैं, जिसके अंदर 2 लिक्विड्स होंगे और दोनों लिक्विड्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते। तो उनको कैसे करेंगे, रुको जरा सब बताते हैं। चलो भाई, सेकंड, मेरे पास है एक यू शेप की ट्यूब, इसके ऊपर भी कई वैरायटीज़ बन सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। वो तुम आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या बहुत प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, लेकिन दिमाग इसी तरह से चलाना है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा।
तो ये मेरे पास है एक यू शेप की ट्यूब, समझे क्या? मेरे पास एक यू शेप की ट्यूब, इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 लिक्विड फिल कर दिए। ये पहला लिक्विड है यहाँ तक, और इधर दूसरा लिक्विड फिल किया हुआ है। थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं। इसका अपर लेवल ये है, ठीक है, ऐसे करके फिल किया हुआ है। इधर कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है ρ1, ये कोई दूसरा फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है ρ2, ρ2। अब देखो क्वेश्चंस कई भी कुछ भी बन सकता है इस पर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। हम एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन भी इस पर मैं उठा लूँगा कोई और समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाहता हूँ इस पे ध्यान देना। इस पॉइंट पे प्रेशर एंड इस पॉइंट पे प्रेशर क्या सेम होगा? अरे सेम नहीं होगा। सेम क्यों नहीं होगा? ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे तो हैं, लेकिन ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, ये अलग लिक्विड है, तो सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर यहाँ पे नहीं लग रहा, बात ख़त्म। तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम नहीं हो सकता। बट अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये मतलब दोनों के इंटरफेस पे मैंने ले लिया, लेकिन इसको मैं इस लिक्विड के अंदर ही तो बोल सकता हूँ ना। तो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे, मतलब जस्ट नीचे है इंटरफेस के, तो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, फ्लूइड रुका हुआ भी है एंड सेम लिक्विड के अंदर के पॉइंट्स है। तो मैं अगर इसको 1 बोलूँ, इसको बोलूँ मैं 2, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट 2। समझ में आई बात? आगे देखो, आगे इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये वाली हमें डेप्थ दे रखी है कितनी? अगर H1 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये दे रखा उन्होंने H, मतलब इस पॉइंट की ये जो है, ये वाली दे रखी है H1, ये वाला सरफेस, और इसका फ्री सरफेस और इसका लास्ट में जो सरफेस ख़त्म हो रहा है, ये H1 दे रखी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? इसके अपर सरफेस से, फ्री सरफेस से H2 दे रखी है सपोज, ठीक है। तो P1 की वैल्यू निकालो, तो इस तरफ से निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgH1। तो फर्स्ट लिक्विड के लिए ρ1 लिया था, ρ1gH1, और वहीं P2 की वैल्यू निकालूं तो इस तरफ से निकालूं तो P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ2gH2। अब सब कुछ इससे ही सॉल्व होने वाला है, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? ρ1gH1 यानी कि ρ1H1 इक्वल्स टू ρ2H2। फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ये क्रैम मत करना, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है ये कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर कहाँ लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो सकता है, वो H1 की वैल्यू दे सकता है और पूछेगा H2 की वैल्यू क्या होगी, या वो H2 की वैल्यू दे देगा कि ये तो 4 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि H1 की वैल्यू भी दे दे, H2 की वैल्यू भी दे दे, और एक लिक्विड की डेंसिटी दे दे, पूछेगा दूसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी। तो आपको ये फॉर्मूला क्रैम नहीं करना है, जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया वो लगाना है, बस सीधी सी बात है। समझ में आया? जितना तुम अपने कंधों पे वजन कम लेके चलोगे उतना तेज दौड़ोगे, जितना वर्कलोड बढ़ा लिए उतना धीरे और कम डिस्टेंस तक दौड़ सकोगे। यही मेरी पॉलिसी है, और यही पॉलिसी मैं कहता हूँ कि बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कि मैं यही कहता हूँ इसको फॉलो करो, कि फॉर्मूले वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद रख के चलो। जो 1 सेकंड के अंदर कॉन्सेप्ट से बनाए जा सकते हैं उनको कभी याद मत रखो। अगर खुद से खुद याद हो जाए प्रैक्टिस से बात अलग है, लेकिन अपने दिमाग पे वो बोझ मत लेके चलो। प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम फॉर्मूला सोचने में 30 सेकंड लोगे, तुम 30 सेकंड में इधर से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दोगे, ऐसा होना चाहिए। पर अभी भी अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो अभी कुछ नहीं, ध्यान देना है अपने
स्पीड वगैरह तो कभी सोचना भी मत, सिर्फ एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, इसको मैंने बहुत ध्यान से, बहुत एक्यूरेसी से करना है कि मैं इसको करूँ तो पहले अटैम्प्ट में ही मेरा आंसर आ जाए, चाहे 5 की जगह 10 मिनट लग जाए। ठीक है, एक्यूरेसी पे फोकस करोगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। अगर एक्यूरेसी ख़राब है तो तुम जितना मर्जी स्पीड पे ध्यान दे दो, कोई फ़ायदा नहीं है। गलत क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये H2 ना गिवन हो, ये ऐसा बोल दे। कैसा बोल दे? ये H1 दे दिया और ये वाला डिफरेंस दे दे कि ये वाला डिफरेंस दे दे। ठीक है, इसको H2 बोल दे तो फिर कुछ नहीं है भाई, वही कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, P1 प्लस रो जी H1, P1 की वैल्यू है यहाँ पे, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी दिस हाइट। ये हाइट कैसे निकलेगी, ये पूरी H1, ये H2, तो ये कितना निकलेगा भाई, H1 माइनस H2, तो यहाँ पे H1 माइनस H2 आ जाएगा बस, और क्या होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अब क्वेश्चन के अंदर वो रो की वैल्यू दे देगा भाई, H1 H2 जो भी, मतलब एक वैल्यू मिसिंग होगी इसमें से। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसको तुम खुद करना और कमेंट में उसका आंसर लिखना, और मैं कमेंट में उसका आंसर पिन भी कर दूंगा बाद में कल करूंगा, आज तुम इसको ट्राई करोगे। ठीक है, चलो अब इसकी थर्ड वैरायटी पे चलते हैं। थर्ड वैरायटी में क्या करेंगे, यही यूट्यूब लेंगे, लेकिन इसके अंदर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 लिक्विड्स लेंगे हम, जो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो सकें। फिर देखते हैं भाई क्या बनता है। चलो थर्ड वैरायटी देखो भाई, यू शेप की ट्यूब है। हाँ जी भाई, यू शेप की ट्यूब है। अब यू शेप की ट्यूब है, इसके अंदर क्या करो, 3 लिक्विड्स हम ले लेंगे। ये लिक्विड लिया मैंने, पहला लिक्विड यहाँ से, ये यहाँ से लिया, और यहाँ तक है। ये फर्स्ट लिक्विड है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। फिर इधर मैंने दूसरा लिक्विड फिल किया, उसकी यहाँ तक आई, और थर्ड लिक्विड है वो यहाँ तक आया। एक मिनट, इधर ही जाना। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिक्विड, यहाँ पे सेकंड लिक्विड जिसकी डेंसिटी है ρ2। उसके बाद थर्ड लिक्विड को हमें इसके अंदर इतना डालना है कि इधर का जो फ्री सरफेस है और इधर का फ्री सरफेस है वो सेम लेवल पे आ जाए। और इस तीसरे लिक्विड की डेंसिटी है ρ3। इस तीसरे लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ρ3। तो यहाँ पे हम सेम लेवल से, इसका क्वेश्चन मैं साथ में ही करा दूंगा, इसको बिना क्वेश्चन के समझ ही नहीं सकते अपने। तो इसमें सेम लेवल सेम लिक्विड कहाँ लगा सकते हैं? क्या मैं यहाँ और यहाँ लगा सकता हूँ? ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट ले लिया, नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है। क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? ये पॉइंट और इधर ये पॉइंट, हाँ मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट भी सेकंड लिक्विड में है, ये वाला पॉइंट भी सेकंड लिक्विड में है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों लिक्विड्स पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं लगा सकता, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं लगा सकता। मेरी बात समझ में आई ना? तो लगा के देखोगे तो क्या बोलूँ मैं, ये पॉइंट x ले लो, ये पॉइंट y ले लो, तो प्रेशर एट x इक्वल्स टू प्रेशर एट y, प्रेशर एट x। ठीक है, अब इसमें भी वही, ये हाइट दे देगा, ठीक है, या ये हाइट दे देगा, या इन दोनों के बीच कैसे भी करके कुछ ना कुछ हाइट देगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या हाइट लिख देता हूँ h1। ठीक है, ये h1 हाइट, तो इधर भी हाइट कितनी रहेगी, h1, इधर भी हाइट कितनी रहेगी, h1। ये वाली हाइट आपको दे रखी है h2, ये वाली हाइट कितनी दे रखी है
H2। और इस साइड के बारे में आपसे पूछा हुआ है कि हमें कितना, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मेरे पास 3 लिक्विड्स हैं, पहला ये लिक्विड रो 1 डेंसिटी का, दूसरा लिक्विड रो 2 डेंसिटी का है, और तीसरा लिक्विड मैंने इतना इसके अंदर डालना है कि इधर का और इधर का लेवल सेम आ जाए। तो जो तीसरा लिक्विड है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए कि ऐसा हमें अचीव हो सके, तो मतलब ये वाली हाइट हमें निकालनी है। ठीक है, इसको तुम H3 बोल दो, H3 ना बोलो तो ये H1, ये H2, तो ये कितना होगा फिर H1 माइनस H2। तो H1 माइनस H2 हमें निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो, वही इन दोनों पॉइंट्स पे सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर लगा दो। Px इक्वल्स टू Py, Px निकालोगे तो क्या आएगा, Px की वैल्यू आएगी वही P एटमॉस्फेरिक प्लस रो G H1 प्लस रो G H1 इक्वल्स टू Py कैसे निकालोगे, Py कैसे निकालोगे, Py पे प्रेशर किसकी वजह से है, दिस लिक्विड प्लस दिस लिक्विड, तो इसको मैं लिखूंगा रो 2 GH2। देखो इस लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, एक बार देखो, या फिर ऊपर से चलना तो ऊपर से चलो, नीचे से चलना तो नीचे से चलो, पहले मैं नीचे से ही चलता हूँ। रो 2, ये रो 1 था ना, रो 2 GH2 प्लस रो 3 G, ये वाली हाइट कितनी है H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 प्लस ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब P एटमॉस्फेरिक से P एटमॉस्फेरिक कट जाएगा, रो 1 रो 2 रो 3 H1 H2। ठीक है, उन सब की वैल्यूज़ आप क्या कर सकते हो, मतलब H1 या H2 में से एक वैल्यू गिवन होगी और एक वैल्यू हमें निकल जाएगी। H1 गिवन होगा तो H2 निकल जाएगा, बाद में H1 माइनस H2 करके ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम ये सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। 2 क्वेश्चंस वीडियो के एंड में प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर उसका आंसर कमेंट में बता दूंगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को उसमें यूज़ करना है, देखना तुम बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, यूट्यूब के अंदर वो जो सब चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाके आप लिंक देख सकते हो। और टेलीग्राम के अंदर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, जस्ट आपको उसकी फ़ोटो उसके अंदर या फिर टाइप करके डालना है। जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा तो सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लोटेशन की तरफ। फ्लोटेशन से पहले आपको डेंसिटी के बारे में बताना पड़ेगा। डेंसिटी के बारे में आपको वैसे पता है, लेकिन आप सबको पता है ना, जो चीज़ हमें आसान लगती है ना, गलती भी अक्सर वहीं पे हम करते हैं। जो चीज़ हमें आसान लगती है ना, गलती भी हम अक्सर वहीं पे करते हैं। अब वो गलती कैसे होगी ये देखना आप। डेंसिटी के बारे में आप सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अरे सर मास तो रखना है, वॉल्यूम तो रखना है, आंसर ही तो निकालना है। अरे भाई रुक जा, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम जल्दी में गलती करोगे तो वो बताना ज़रूरी है। आप सबको पता है डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बॉडी के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको डेंसिटी मिलती है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, रख के डेंसिटी निकालोगे, हो गया। मास स्फेयर में क्या है, होलो स्फेयर है बट उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं है। मतलब स्फेयर है जिसकी आउटर रेडियस है R2 एंड इनर रेडियस है R1 और उसका मास है कैपिटल M। हमें बोला फाइंड डेंसिटी ऑफ स्फेयर, तो डेंसिटी ऑफ स्फेयर निकालना बिल्कुल आसान, वही मास अपॉन वॉल्यूम। मास जो इसका है मास ही रहेगा, वॉल्यूम क्या आएगा यहाँ पे, देखो क्योंकि हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ स्फेयर, चाहे होलो है चाहे सॉलिड है, तो हमें सिर्फ वही चीज़ देखनी है कि वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो ये जो स्फेयर है ये कितनी जगह को हटा रहा है, मतलब कितनी जगह को कवर कर रहा है, 4/3 आउटर रेडियस का क्यूब। ठीक है, आउटर रेडियस का क्यूब। तो अगर आपको इस
होलो सिलेंडर की डेंसिटी निकालनी है, बड़े आराम से निकल जाएगी इससे, 4/3 पाई आर आउटर रेडियस का क्यूब। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बोले फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा लेना पड़ेगा, सिर्फ मटेरियल का वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, अगर उसने बोला डेंसिटी निकालो स्फीयर की, तो स्फीयर का वॉल्यूम लेना है। अगर उसने निकाला है फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर, तो आपको मटेरियल कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है सिर्फ वो देखना है, बाकी छोड़ना पड़ेगा। तो अगर डेंसिटी मटेरियल की निकालनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा, मास अपॉन मटेरियल का वॉल्यूम कितना है, सिर्फ ये वाला। ये कैसे निकलेगा, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस 4/3, अंदर वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, पाई r1 क्यूब। अब वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो ये डेंसिटी वाला ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम अक्सर गलती कर देते हैं, ये पढ़ते ही नहीं। मटेरियल का पूछा है कि टोटल वॉल्यूम कौन सा लेना है, मतलब स्फीयर का लेना है कि किसका लेना है, सिंपल था। इसके बाद आगे रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इस रेशियो को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मर्क्यूरी की हमें याद रखनी है 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी मर्क्यूरी की कितनी होती है, 13.6। बाकी किसी की याद नहीं रखनी है, बाकी दी होगी। तो दो चीज़ की डेंसिटी कभी मत भूलना, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो भी स्टैंडर्ड जो है स्केल्स उसकी बात हो रही है, और मर्क्यूरी की कितनी होती है 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हुई। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने फ्लोटेशन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। फ्लोटेशन मतलब वो बोल देगा कुछ क्यूब है भाई, फ्लोट कर रहा है, उसकी डेंसिटी इतनी है, कितना पार्ट उसका बाहर है वाटर से, कितना पार्ट अंदर है, मेरे को तो रेशो निकाल के दिखाओ उसका। तो सब करते हैं ना भाई, रुक जा। ठीक है, फ्लोटेशन से पहले आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड करते हैं तो उस फ्लूइड, उस ऑब्जेक्ट का, सबसे ध्यान से सुना, वेट में डिक्रीमेंट फील होता है, मास में नहीं, उसका वेट हमें थोड़ा सा कम फील होता है। ठीक है, तो जो एपरेंट वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, अपैरेंट वेट जो होता है, सॉरी अपैरेंट वेट किसके इक्वल होता है, मतलब फ्लूइड के अंदर जो वेट होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स बोल दो, या फिर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जो एक्चुअल वेट है बॉडी का माइनस उस बॉडी ने जितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल को हम माइनस करेंगे। यही अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो अगर आप वेट को फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू जी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखोगे तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो अभी से आपको बताने वाला हूँ। और लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। मास ऑफ लिक्विड तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है इनटू जी। ये फॉर्मूला तो पता होगा ना, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी के फॉर्मूले से निकला है m/v इक्वल्स टू रो, तो रो इक्वल्स टू mv। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास अपैरेंट वेट का फॉर्मूला। आगे देखो, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन करने वाले हम, उसके अंदर देखो, इसके लिए हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है। अब चलते हैं फ्लोटेशन की ओर, कराते हैं अभी आपको पानी के ऊपर फ्लोट।
चलो पहले 9th क्लास का बता दूं, आप सबको पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो फिर वो फिर ऊपर आ जाएगा, फिर वो फ्लोट करेगा, वो सिंक नहीं करेगा। तो अगर वो फ्लोट करेगा तो कितना पार्ट बाहर रहेगा, कितना पार्ट अंदर रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ हमें अभी देखनी है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इसको चाहे तुम सिग्मा ले लो, चाहे सबस्क्रिप्ट लगा लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड नोटेशन ही है भाई, कुछ मर्जी दे लो। इस केस में क्या होगा, फ्लोट करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ये लिक्विड है, ऑब्जेक्ट क्या करेगा फिर, फ्लोट करेगा भाई। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। हो सकता है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट बाहर हो सकता है कि थोड़ा सा ही पार्ट बाहर हो सकता है कि पूरा बराबर सा हो, मतलब सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। तो हमें यही निकालना है कि कितना पार्ट बाहर, कितना पार्ट अंदर। कैसे निकालेंगे, तो मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो मेरे पास है एक क्यूब जिसकी डेंसिटी रो है, वो डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, और इसकी जो क्यूब की साइड है वो ए कंसीडर कर ली मैंने, ए ठीक है। और ये जो अंदर पार्ट है उसको मैंने कितना कंसीडर कर लिया, एच। तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा फिर, ए माइनस एच देखना हमें कि कितना पार्ट पानी के अंदर है, एच माइनस ए, तो फिर निकल ही जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, ये ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, मतलब इसका वेट इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके वेट को किसने बैलेंस कर दिया, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स यानी अपथ्रस्ट फोर्स ने। अब इस पे टोटल फोर्स हो गया 0, इसलिए ये रेस्ट। सॉरी डियर्स, वीडियो पॉज हो गई थी, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो जितना इसका वेट है उतना अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, इसका एच पार्ट फ्लूइड के अंदर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ बॉडी इज बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट फोर्स। और अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अब आगे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे हम मास को क्या लिख सकते हैं, देखो जी से जी कैंसिल। मास ऑफ बॉडी को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल्स टू, इधर मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। मतलब ये है ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, ये है उस वाटर का वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है, जिस वॉल्यूम मतलब जिस वाटर को या जिस लिक्विड को बॉडी ने डिस्प्लेस किया, उस डिस्प्लेस्ड बॉडी का वॉल्यूम। इससे आप v डैश बाय v निकाल सकते हो। v डैश बाय v की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, v डैश बाय v इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा। तो ये आपके पास रेशियो आ गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, या फिर बोल सकता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना, कॉन्सेप्ट सीखना है। इससे आप आगे फर्दर हाइट भी निकाल सकते हो कि कितनी हाइट लिक्विड के अंदर है। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया, यानी ये एरिया इनटू ये वाली हाइट। देखो ये वॉल्यूम कौन सा है, वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड। तो वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड कौन सा है, ये वाला। ये किसके इक्वल आएगा, एरिया, जो बॉटम का एरिया होगा क्यूब के बॉटम का एरिया, इनटू हाइट इनसाइड फ्लूइड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू एच डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा भाई, एरिया ऑफ बॉटम इंटू टोटल हाइट। टोटल हाइट को हमने क्या ले रखा है, साइड लेंथ स्मॉल ए ली थी, स्मॉल ए इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा। तो कैपिटल ए एरिया से एरिया हो गया कैंसिल, इससे हमारे पास निकल के आया एच अपॉन ए इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा। तो ये हमारे पास आ गया रेशियो ऑफ हाइट
इनसाइड फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रो बाय सिग्मा। इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर यूज करके हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन देखेंगे अभी। कि हमारे पास है क्यूब, ठीक है, क्यूब ऑफ साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्यूब ऑफ साइड लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड हैविंग मास, कुछ भी ले लो वैल्यू, 26 किलोग्राम। इसको 30 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कैलकुलेशन के परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, आसान आएगा कुछ। ये शायद आया हुआ है, अगर ये वैल्यूज़ मेरे को याद है, शायद ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है 30 सेंटीमीटर और उसका मास है 26 kg। उसको वाटर के अंदर इमर्स किया। क्या किया? वाटर के अंदर इमर्स किया। हमें फाइंड करना है वही कि कितना हाइट है वो लिक्विड के अंदर है, तो मतलब ये रेशियो फाइंड करना है, हाइट इनसाइड लिक्विड डिवाइडेड बाय, या यही निकालना है, हाइट इनसाइड लिक्विड। कि इसको मैंने किसी वाटर के अंदर, वाटर की डेंसिटी आपको पता 1000 होती है, वाटर के अंदर रख दिया। वाटर के अंदर रखते ही ये फ्लोट करने लगा, ये फ्लोट करने लगा, तो कितनी इस क्यूब की हाइट वाटर के अंदर रहेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपको सिखाया था। क्या बोला था मैंने आपको? वेट ऑफ सॉलिड इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जी से जी उड़ गया भाई साहब। इससे क्या निकलता है? रो, वॉल्यूम को लिखोगे एरिया इंटू एक्चुअल हाइट, एरिया इंटू एक्चुअल हाइट। इसको मैं लिख देता हूँ एक्चुअल, या एच ही रहने दो, या एच डैश ले लो, कुछ भी ले लो, ए ले लो, एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, इंटू एरिया। और इधर क्या लिखूँगा मैं? सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, इंटू अंदर वाली हाइट, एच डैश लिख रहा हूँ। देखो अभी मैं, तुम पुराने वाले तरीके से लेना चाहते हो तो इसको ए ले लो, इसको एच ले लो, अरे नोटेशन है, कुछ भी ले लो। समझ में आया? डेंसिटी इंटू एरिया को, वॉल्यूम को क्या लिखा? एरिया इंटू एक्चुअल हाइट, ये एरिया इंटू हाइट इनसाइड फ्लूइड। सिग्मा रो, ए से ए कैंसिल, हमें निकालना है एच डैश। तो ऐसे एच डैश का फॉर्मूला क्या निकला? एच डैश इक्वल्स टू, ए से ए तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, एच काट दिया गलती से। क्या निकला हमारे पास? एच डैश इक्वल्स टू रो बाय सिग्मा, रो बाय सिग्मा इंटू एच। अब एच के एक्चुअल हाइट, क्यूब की हाइट, विड्थ, लेंथ सब सेम होती है, 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो एच गिवन है। सिग्मा 1000 होता है, ये हमें पता है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन नहीं है, लेकिन फाइंड तो कर सकते हैं ना, अरे फाइंड तो कर सकते हैं ना। मास ऑफ सॉलिड गिवन है, क्यूब की साइड गिवन है, इसको तुम मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 30/100 मीटर। इसको क्यूब कर दो, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकल जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 पता है। एच एक्चुअल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30/100 है। रख के सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कुछ। मेरे हिसाब से इसका आंसर है पता नहीं 21, पता नहीं 24 सेंटीमीटर, दैट इज 0.024 मीटर। तो इसको तुम सॉल्व करोगे और तरीका तुम्हें बता ही दिया, ठीक है। तो ये फ्लोटेशन की बात हो गई है, ठीक है। वैसे इस चैप्टर को हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाइड्रोस्टैटिक, फिर है हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स जिसके अंदर हम फ्लूइड को फ्लो करवाएंगे, और थर्ड पार्ट होता है सरफेस टेंशन। तो मैं इस वीडियो के अंदर हाइड्रोस्टैटिक को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। वीडियो चल रही है, अरे दोबारा से स्टार्ट हो गई। चलो, अभी हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर पास्कल्स लॉ पढ़ा है, तो अभी हाइड्रोस्टैटिक पोर्शन के अंदर पास्कल लॉ पढ़ा है। पास्कल लॉ के अलावा हमें एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल वो निकालना है, और एक और चीज़ निकालनी है, हाउ टू मेजर प्रेशर, मतलब बैरोमीटर, वो जो भी प्रेशर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं
उस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 2 क्वेश्चन आपको मैंने वो करने के लिए भी देने हैं, वो सेम लेवल, सेम प्रेशर, सेम लिक्विड वाले। चलो अभी करते हैं हम पास्कल्स लॉ। क्या करते हैं? पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ हमें क्या कहता है? देखो, पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट आप सबको पता ही है। पास्कल्स लॉ हमें बोलता है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे, कोई फ्लूइड रेस्ट पे है, उस स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर फ्लूइड के अंदर हर एक पॉइंट पे जाके लगता है, हर एक पॉइंट पे जाके इक्वल लगता है। मतलब क्या समझ रहे हो तुम? सपोज मेरे पास है एक वेसल, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेता हूँ, इसके अंदर फ्लूइड है। सपोज इस पॉइंट पे प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर है सपोज 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्सटर्नली सपोज 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे मैंने अप्लाई किया, तो ये जो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो सभी पॉइंट्स पे लग जाएगा। मतलब यहाँ पे जहाँ प्रेशर पहले 2 था, अब 2 + 4 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। यहाँ प्रेशर जो 6 था, अब 6 + 4 दैट इज 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पे 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। मतलब अगर हम क्या करते हैं, फ्लूइड के ऊपर किसी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड फ्लूइड, एंड इवन वॉल्स ऑफ वेसल ऑल्सो, वेसल की दीवारों पे भी अप्लाई होता है। तो अभी क्या करना है हमको, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोस्टैटिक ब्रेक, उस पे क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी इसको करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट पे क्वेश्चन आते हैं, उसको करते हैं। फिर एवरेज प्रेशर, टॉलिस, बैरोमीटर, ठीक है, वो करते हैं। चलो देखो नेक्स्ट नहीं सॉरी, हाइड्रो, ये क्वेश्चन है। देखो मेरे पास है एक हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप सबको पता है कुछ ऐसी होती है। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इस तरफ एक मूवेबल पिस्टन है, इस तरफ थोड़ा बड़ा एरिया का मूवेबल पिस्टन है। ये इसका एरिया है कितना, सपोज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। मैंने इस पे क्या किया, बहुत स्मॉल फोर्स 5 न्यूटन फोर्स लगाया। हमें फाइंड करना है कि इस तरफ जो फोर्स जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा एट सेकंड पिस्टन। तो आप सबको पता है कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। मैंने जो 5 न्यूटन फोर्स यहाँ लगाया होगा तो वो इस पिस्टन पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। वो प्रेशर फ्लूइड के अंदर सभी जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जितना प्रेशर यहाँ बनेगा वो प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रेशर जनरेटेड एट पिस्टन नंबर 1 मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर जनरेटेड एट पिस्टन नंबर 2। पिस्टन नंबर 1 पे कितना प्रेशर होगा, फोर्स अपॉन एरिया। 2 पे कितना होगा, 2 पे जो फोर्स जनरेट होगा डिवाइडेड बाय सेकंड पिस्टन का एरिया। अरे हमें F2 निकालना है ना, तो इस फॉर्मूले से F2 की वैल्यू क्या निकलेगी, F1/A1 into A2। F1 की वैल्यू 5 न्यूटन है, रख दो। A1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो। A2 की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर है, सब्स्टिट्यूट कर दो। सॉल्व करके देखो कितना बड़ा फोर्स जनरेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट पे एंड पास्कल्स लॉ पे। इसके बाद एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल, वो देखें। एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल। देखो मेरे पास एक वेसल है, इसके अंदर 2 केस एक्चुअली हम करने वाले हैं। एक केस में हम वेसल के ऊपर वैक्यूम लेंगे, दूसरे केस के अंदर एटमॉस्फेयर लेंगे ना। तो नंबर 1, मेरे पास है एक वेसल, उसके अंदर कोई फ्लूइड फिल किया हुआ है मैंने अप टू हाइट h, और ये ऊपर से बंद है और इसके ऊपर वैक्यूम है। मतलब इस फ्लूइड का एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट टूटा हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे नहीं लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 0, कोई प्रेशर नहीं। और इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा, ρgh। P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh मत बोल देना भाई साहब, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एवरेज प्रेशर कितना आएगा वॉल्स पे,
एवरेज प्रेशर कितना आएगा, दोनों का एवरेज, एवरेज प्रेशर एट द वॉल ऑफ वेसल कितना हो जाएगा, रो जी एच बाई 2। इस पॉइंट पे प्रेशर 0 है, इस पॉइंट पे प्रेशर रो जी एच है, तो एवरेज रो जी एच बाई 2। सेकंड केस में क्या किया, इसको ओपन कर दिया, ओपन कर दिया तो ऊपर एटमॉस्फेयर आ गया, तो एटमॉस्फेयर आ गया। इस कंडीशन में दीवार पे एवरेज प्रेशर कितना होगा, कुछ नहीं भाई, एटमॉस्फेयर आ गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा, और क्या, रो जी एच बाई 2 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टॉपिक पे सीधा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला आपको पता है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रो जी एच बाई 2 है, अगर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो जाएगा। वैल्यूज रखो, आंसर निकालो, बात खत्म। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे, अब प्रेशर को मेजर करने की बारी आ गई है, और हाइड्रोस्टैटिक्स थोड़ा सा खत्म होने की तरफ चलता जा रहा है, तो 1/3 चैप्टर हमारा पूरा होने वाला है। अब बात करते हैं किसकी हम, अरे चलो कोई बात नहीं, टोरिसोलिस बैरोमीटर, इसकी स्पेलिंग में मेरे को हमेशा डाउट रहता है, तो तुम देख लेना भाई, मेरे को जो याद है मैं वो लिख रहा हूँ, टोरिसोलिस बैरोमीटर, टोरिसोलिस बैरोमीटर। टोरिसोलिस बैरोमीटर में क्या आता है, एक तो इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि अगर बैरोमीटर के अंदर टोरिसोली मर्क्यूरी यूज ना करके वाटर यूज करता तो उसको टेस्ट ट्यूब की लेंथ कितनी लेनी होगी, अल्कोहल यूज करता या कोई XYZ फ्लूइड यूज करता तो बैरो उसकी लेंथ कितनी लेनी होगी, ये क्वेश्चन इस पे बनता है। तो उसको करने के लिए पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना पड़ेगा, मैं फटाफट बताता हूँ। टोरिसोली ने क्या किया, एक वेसल लिया, उस वेसल के अंदर मर्क्यूरी फिल करी, एक टेस्ट ट्यूब ली 1 मीटर लॉन्ग, उस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया उसने, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग, उसके अंदर भी मर्क्यूरी फिल की हुई थी, वो गया सी लेवल पे, बीच पे गया, और उस टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो इसके अंदर जितनी भी मर्क्यूरी थी वो नीचे आने लगी, वेसल में जाने लगी, वेसल में जाने लगी, लेकिन 76 सेंटीमीटर पे, देखो इस पे स्केल ऐसा बना हुआ था, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जाके 100 सेंटीमीटर हो रहा था। तो 76 सेंटीमीटर तक तो मर्क्यूरी लेवल फॉल करी, उसके बाद में ये स्टेबल हो गई, उसके बाद गिरनी बंद हो गई। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, ऐसा तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि जब यहाँ पे जितना भी प्रेशर होगा उसने क्या कर दिया, ऊपर वाले मर्क्यूरी को बैलेंस कर दिया, ऐसे सोच लो, या फिर तुम जो सिंपल पहले सोचते आ रहे हो वो सोचो, क्या, क्योंकि अब ये सारा सिस्टम रेस्ट पे आ चुका है, सारा सिस्टम रेस्ट पे आ चुका है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर होगा, देखो यहाँ पे तो वैक्यूम जनरेट हो चुका है, क्योंकि मर्क्यूरी पहले फुल भरी हुई थी, फिर नीचे आनी शुरू हुई, एयर को कोई रास्ता ही नहीं मिला टेस्ट ट्यूब के अंदर जाने का, तो ऊपर वैक्यूम है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होना चाहिए, यहाँ प्रेशर होना चाहिए डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी इंटू ये हाइट 76 सेंटीमीटर, तो इस जगह का प्रेशर इस जगह का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये फॉर्मूला उसने दिया। फॉर्मूला क्या दिया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हम यूज कर रहे हैं बैरोमीटर के अंदर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट जहां तक वो रुका था। तो आगे उन्होंने वही मर्क्यूरी की वैल्यूज रखी, जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मैं 10 ले रहा हूँ, 76/100 इंटू पी एटमॉस्फेयर। इसको जब उन्होंने सॉल्व किया तो उनके पास क्या आया, देखो 100 से ये पावर उड़ गई, 13.6 इंटू 76 इंटू 100, इसको जब सॉल्व किया तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास का रिजल्ट आ जाएगा इससे। एक मिनट 100 इससे भी 2 निकाल लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1.36 इंटू 0.76, ठीक है, इंटू 10⁵5। हाँ सही है, कितना रिजल्ट आएगा, 2 0 इससे, 1 इससे, 2 ये
अच्छा ये 1 पॉइंट मतलब सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ऐसे ही बताया। तो अब ये क्वेश्चन इसमें ये आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर उसने मर्क्यूरी की जगह पे वाटर यूज किया होता तो उसको टेस्ट ट्यूब की लेंथ एटलीस्ट कितनी लेनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले से आप सीधा भी निकल, ओरली भी इसको कर सकते हो, ओरली आपको सीधा सा पता लग रहा है पी एटमोस्फेयर इक्वल्स टू रो जी एच। पी एटमोस्फेयर जो है वो तो वही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो वही रहेगी। अगर तुम डेंसिटी को बढ़ाओगे तो हाइट कम हो जाएगी, और अगर डेंसिटी को कम करोगे तो हाइट बढ़ जाएगी। आप सबको पता है कि वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी की 1/13.6 टाइम्स होती है। अगर डेंसिटी को तुम 1/13.6 करोगे तो हाइट को 13.6 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। तो 76 इंटू 13.6 इतना राइज करेगा। तो इससे ज्यादा कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी अगर मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज करते हो। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो सीधा ये फॉर्मूला याद रखो, P atmospheric equals to density of fluid inside barometer into acceleration due to gravity into height। अब ये वैल्यू तो फिक्स है 0.13 into 10⁻³ डेंसिटी वाटर की 1000, जी को सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लो, h लो। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू ये ही आने वाली है। तो इससे ज्यादा हाइट की या एटलीस्ट इतनी हाइट की तो टेस्ट ट्यूब हमें लेनी ही पड़ेगी। समझ में आया ना? तो P एटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू रो जी एच, डेंसिटी ऑफ वाटर जी एच, और अगर अल्कोहल की बात करेगा तो डेंसिटी ऑफ अल्कोहल आ जाएगी, उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट निकल जाएगी। तो ऐसे करके बैरोमीटर के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तो ऑलमोस्ट हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है, मैं अभी चेक करता हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है, तो उसको भी हम कर लें, फिर हाइड्रोस्टैटिक पूरा आ जाएगा और हाइड्रोडायनेमिक्स हम अगली क्लास में। एक टॉपिक रहता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, वो तो भूल ही गए, बैरोमीटर पढ़ लिया, ओपन ट्यूब मैनोमीटर वो भी प्रेशर को मेजर करने की एक डिवाइस है ना वो, और 2 क्वेश्चंस जो आपको देंगे। तो फिर हाइड्रोस्टैटिक्स अपना खत्म, हाइड्रोडायनेमिक्स अगली क्लास में और सरफेस टेंशन भी। और इसके बाद गारंटीड कोई भी क्वेश्चन उठाओ आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो मैनोमीटर हमारा नेक्स्ट है। मैनोमीटर देखो, मैनोमीटर क्या होती है, बिल्कुल सिंपल। देखो इस टाइप की ना ट्यूब सी होती है बस, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। इस टाइप की ट्यूब सी होती है जिसके अंदर स्टार्टिंग में फ्लूइड होता है। अब स्टार्टिंग में फ्लूइड है तो वो ऐसे सेम लेवल पे ही रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ ओपन है, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो सेम लेवल पे रहेगा। हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं किसी गैस सिलेंडर वाले, तो मतलब जिसके अंदर कोई कंटेनर है, गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मान लो ये मेरे पास बैलून है या कुछ भी है, तो बैलून टाइप चीज है या कुछ भी कंटेनर है जिसके अंदर गैस है, जिसके अंदर क्या, और ये उसका ढक्कन है जिसको हम खोल सकते हैं। तो ये मैं बोलूँगा प्रेशर ऑफ, इसके अंदर क्या गैस है, जिसके अंदर गैस का प्रेशर होगा ही। अब मैंने क्या करना है, इस गैस का प्रेशर मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके ऊपर लगा दूंगा। जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस स्फीयर को यहाँ लगा दूंगा, तो यहाँ पे जो गैस होगी वो क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इधर से तो लिक्विड का लेवल नीचे हो जाएगा और इधर से लिक्विड का लेवल ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर होगा, फिर प्रेशर ऑफ गैस। अब प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अरे देखो, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम रहना चाहिए, सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर। ये वाली जो हाइट है ये हम मेजर कर लेंगे, कितनी होगी ये, अपर सरफेस से, मतलब ये इसकी फ्री सरफेस, इसकी फ्री सरफेस, दोनों के बीच की डिस्टेंस h मेजर की जा सकती है। तो ये डिस्टेंस सेम ही तो होगी। अब यहाँ का प्रेशर एंड यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, तो मैं लिख दूंगा P1 इक्वल्स टू P2। P1 की वैल्यू हमारी क्या है, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। अरे वही है ना, सेम लेवल, सेम लिक्विड, सेम प्रेशर, वही बार 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 आ रहा है। इधर क्या आ जाएगा, प्रेशर ड्यू टू गैस, वैल्यू रखो आंसर निकल के आ जाएगा, वैल्यू रखो आंसर निकल के आ जाएगा। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर हो गया। वो 2 क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे, रुको।
तो ये 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, सेम लेवल सेम लिक्विड सेम प्रेशर के। पहले वाले के अंदर 2 लिक्विड हैं, पहले वाले लिक्विड की जो डेंसिटी है ρ1 है और ये हाइट h1 है, और सेकेंड वाले लिक्विड की डेंसिटी ρ2 है, और दोनों के फ्री सरफेस के बीच का डिफरेंस कैपिटल H है। हमें फाइंड करना है कैपिटल H इन टर्म्स ऑफ ρ1 ρ2 एंड H। सेकेंड में देखो 3 लिक्विड्स हैं, ये है गिल्सरीन जिसकी डेंसिटी है 1.3 10⁻³ और इधर नीचे है मर्क्यूरी की डेंसिटी गिवन नहीं है तो हमें पता होनी चाहिए, आपको पता होगी शायद। थर्ड लिक्विड है ऑयल की डेंसिटी है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वाली हाइट है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दैट इज 0.1 मीटर्स। देख लेना ये किलोग्राम मीटर क्यूब में है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये वाला स्मॉल h दे रखा है जिसे हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको तुम ट्राई करोगे, ये 10 सेंटीमीटर, तो ये इधर ये भी तुम खुद करोगे ये, ठीक है, वो खुद ट्राई करोगे, ठीक है। ना समझ आएगा तो पीछे जाके देखना, कॉन्सेप्ट समझना, ट्राई करना। इसके आंसर कल मैं कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मुझे लगा कि शेयर्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर सेकेंड हाफ ऐसे करके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।